बच्चे हैं और 18 साल तक की आपकी उम्र होती है जब आप एडल्ट होते हैं, तो आपका देख रेख कौन करे? उस पर्सन का, जो पर्सन है उसकी कौन देख रेख करे? वो हमें जजमेंट्स के माध्यम से मिला जाता है। कस्टडी अपने आप में कहीं डिफाइन नहीं है किसी भी एक्ट के अंदर। माँ के पास अगर बच्चे संभवतः अगर रह भी रहे हैं, तो फादर की जो विजिटेशन राइट्स हैं उसे कोई भी कानून नहीं ले जा रहा। अगर मदर नहीं मिलने दे रही और फादर अगर कोर्ट के पास जाते हैं तो उनको संभवतः विजिटेशन राइट्स मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चे माँ के पास ही रहेंगे। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं जो डिटर्मिनिंग फैक्टर होते हैं कि कस्टडी किसको मिली जाए। केरला हाई कोर्ट ने एक कहा कि बच्चे को खाना मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाना कौन प्रोवाइड अच्छा कर सकता है, वो भी एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है कि कस्टडी किसके पास रहेगी। अगर फादर हर वक्त काम पे जा रहे हैं और बच्चे के लिए बाहर होटल या रेस्टोरेंट से रोज खाना मंगवा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो खाना भी ठीक नहीं है, इसलिए कस्टडी दूसरे को दे दी जाए। फाइनल वर्ड उस माइनर का ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, दादा दादी नाना नानी से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और कोर्ट वो देखती भी है कि सच्चाई में बच्चा किस तरफ टिल्टेड है, उस बात को निकाल के लेके आना और समझना, यही कोर्ट की विवेचना है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। आज बहुत खास मुद्दे यानी कि चाइल्ड कस्टडी। माता पिता के बीच अक्सर विवाद हो जाता है और वो लोग अलग अलग रहने लगते हैं। आगे वो लड़ाई बनकर डिवोर्स में तब्दील हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा अगर किसी को इम्पैक्ट होता है तो वो बच्चों को। बच्चे कहाँ रहे? बच्चे माता के साथ रहे, पिता के साथ रहे, दोनों में एक तरह का परस्पर झगड़ा होता है। और इसके बाद कस्टडी ऑफ चाइल्ड, ये जो इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जहां मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में बच्चे किसके साथ रहे उसको अदालत निर्णय करती है। तो चाइल्ड कस्टडी को लेकर क्या कानून है, क्या व्यवस्था है? बच्चे की इच्छा जरूरी है या माँ बाप में कौन पहले जाए? इन सभी प्रश्नों का आज हम जवाब लेंगे। हमारे साथ एडवोकेट विकास गुप्ता सर जुड़ गए हैं, जो पिछले 4 दशक से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल के आप मास्टर कहे जाते हैं। बेहतर प्रैक्टिस है और लगातार अच्छे जजमेंट अदालतों से जो आ रहे हैं उसमें लगातार वो बहस कर रहे हैं। विकास सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। चाइल्ड कस्टडी को लेकर एक तो हम थोड़ा सा आपसे चाहेंगे इस कानून को हल्का सा ब्रीफ में बता दें हमारे दर्शकों को शुरुआती दौर में। देखिए विप्लव, अगर मैं शुरुआत से कहूँ कि कस्टडी तो कहीं पे डिफाइंड ही नहीं है, मतलब, और गार्डियनशिप डिफाइंड है, वो भी हिंदू माइनॉरिटी गार्डियनशिप एक्ट जो 1956 का है उसमें डिफाइंड है कि कौन है गार्डियन। मैं थोड़ा सा समय लेकर के इस बात पे विस्तृत पे कि गार्डियन में 3 तरीके से है। एक तो नेचुरल गार्डियन कि माता पिता गार्डियन, अभिभावक हैं, आपके गार्डियन हैं, या कोर्ट अपॉइंटेड हैं, या अगर कहीं किसी एक माता या पिता की डेथ हो गई और उन्होंने विल करीब बच्चे के लिए कि ये जब तक बच्चा मेजर नहीं होगा, 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंचता, तो ये उसकी देख रेख है। गार्डियन में बच्चे के साथ साथ, पर्सन के साथ साथ, ह्यूमन के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी, उसके एसेट्स का भी ध्यान रखा जाता है। तो ये तो एक बात हुई। कस्टडी बात हुई कि जब तक आप बच्चे हैं और 18 साल तक की आपकी उम्र होती है जब आप एडल्ट होते हैं, तो आपका देख रेख कौन करे? उस पर्सन का, जो पर्सन है उसकी कौन देख रेख करे? वो हमें जजमेंट्स के माध्यम से मिला जाता है। कस्टडी अपने आप में कहीं डिफाइन नहीं है किसी भी एक्ट के अंदर। ठीक है। अगर माता पिता के बीच, हम प्रश्नों पर सीधे चलते हैं, माता पिता के बीच एक डिस्प्यूट अराइज हो गया है, 2 बच्चे हैं, अलग माँ लेके चली गई है। अब इस मामले में सबसे पहले पिता का राइट कैसे होगा? इस केस में माँ बच्चों को अपने पिता से मिलने भी नहीं देती है और एक तरह से उनके दिमाग में जो पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम, जो पीएस की बात की जाती है, एक तरह से पिता के खिलाफ एक जहर घोल देती है और बच्चों को मिलने भी नहीं दे रही है। इस कंडीशन में उस पिता के पास क्या राइट है? विप्लव, वही मैंने आपको जो बताया कि जो महत्वपूर्ण है, अगर माँ के पास अगर बच्चे संभवतः अगर रह भी रहे हैं, तो फादर की जो विजिटेशन राइट्स हैं उसे कोई भी कानून नहीं ले जा रहा। अगर मदर नहीं मिलने दे रही और फादर अगर कोर्ट के पास जाते हैं तो उनको संभवतः विजिटेशन राइट्स मिल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बच्चे
माँ के पास ही रहेंगे या पिता के साथ ही रहेंगे। बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं जो डिटर्मिनिंग फैक्टर होते हैं कि कस्टडी किसको मिली जाए। संभवतः अगर बच्चा समझदार है तो उसकी स्वेच्छा, वो सबसे पहली बात जो आती है वो उसकी इच्छा पे होती है कि बच्चा फादर के साथ रहना चाहता है या मदर के साथ रहना चाहता है। कौन किस बड़े शहर में रह रहा है वो एक बहुत बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर है। किसके पास एक्सेस टू गुड एजुकेशन एंड फैसिलिटी है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा महत्व। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर छोटी बात कि केरला हाई कोर्ट ने एक कहा कि बच्चे को खाना मिलना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाना कौन प्रोवाइड अच्छा कर सकता है, वो भी एक डिटर्मिनिंग फैक्टर है कि कस्टडी किसके पास रहे। अगर फादर हर वक्त काम पे जा रहे हैं और बच्चे के लिए बाहर होटल या रेस्टोरेंट से रोज खाना मंगवा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो खाना भी ठीक नहीं है, इसलिए कस्टडी दूसरे को दे दी जाए। तो इस तरह से बहुत सारे डिटर्मिनिंग फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन एक है, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू सेफ्टी। इसलिए मैं इसको आपको, सॉरी मैं बीच में आपको टोक रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट लगातार चाइल्ड कस्टडी के आप अगर 100 जजमेंट उठाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने 100 जजमेंट में जरूर एक बात लिखी है, और वो बात है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट। इस सेंटेंस को जरा आप डिफाइन करते हैं हमारे दर्शकों के लिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, मैं ये वेलफेयर क्या एक इलस्ट्रेशन के साथ विप्लव में आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि एक केस में क्या हुआ कि फादर अमेरिका रह रहे थे और बच्चे कोविड के बाद दौरान यहाँ पे उनकी मदर की डेथ हो गई तो अपनी आंटी के पास रह रहे थे। तो कोर्ट ने फादर को कस्टडी दे दी कि आप अब जाकर के ले जाइए। तो उन्होंने कहा कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये नहीं कर सकते कि 15 दिन बच्चा यहाँ रहेगा और 15 दिन बाहर रहेगा, और जो उसकी एक एनवायरनमेंट, एक सेफ एनवायरनमेंट जो 3-3.5 साल की उम्र तक क्रिएट हुआ था, उसको आप एकदम ये कि वो फादर एक नेचुरल गार्डियन है, इसलिए बच्चे का वेलफेयर यहीं रहने में, अपनी आंट के पास रहने में, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने में बच्चे का वेलफेयर ज्यादा है बनस्पत फादर उसको आकर के स्नैच कर करके ले जाएं। बाहर रह रहे थे, अब इंडिया में रहे कि 15 दिन वो बच्चा वहां रहे और 15 दिन बच्चा यहाँ रहे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे के मनो स्थिति पे बहुत भारी फर्क पड़ता है। इसलिए बच्चा जो बचपन से अपनी आंट के पास और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ 3.5-4 साल की उम्र तक रहा है, संभवतः उसका वहीं रहना ज्यादा वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए है। तो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, जैसे विप्लव मैंने आपको बताया कि उसके खान पान का, उसकी एजुकेशन का, गर्ल चाइल्ड और आजकल लड़की हो या लड़का हो, सोसाइटी में सेक्सुअल अब्यूज दोनों के खिलाफ ही हो रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि लड़की है तो उसकी प्रोटेक्शन अलग से होगी। आप ये संभवतः, ये अभी वो प्लेटफॉर्म नहीं है उस सेक्सुअल अब्यूज को डिस्कस करने का, लेकिन संभवतः छोटे बच्चों के साथ वो लड़की हो या लड़का हो, सेक्सुअल अब्यूज होने का भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू सेफ्टी, access to health, access to good food, access to a safe environment, a healthy environment for the child, ये सारे वो पैरामीटर्स हैं जो एक वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के पैरामीटर्स पे फिट बताते हैं। जो आपने कारण बताया, निश्चित रूप से हमारे दर्शक समझ रहे होंगे कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड क्या है। विकास सर, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है जनरली इस समाज में, और लोगों को ये लगता है कि साहब वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड का मतलब किसके पास ज्यादा रुपया है, मतलब जो ज्यादा पैसा खर्चा कर सकता है, मैं धनवान हूं इसलिए मुझे मिलनी चाहिए, या तुम नौकरी नहीं करती इसलिए तुमको नहीं मिल सकता है। वो चाहे ठीक है अपने माँ बाप के शरण में है, बेहतर से बच्चे को पाल सकती है, लेकिन ये कहा जाता है कि पैसा है। तो क्या पैसा या आपकी कमाई या आपके पीछे का जो वेल्थ है वो एक बड़ा कारक बन सकता है बच्चे के कस्टडी को लेकर? विप्लव, पैसा कारण बन सकता है पर एकमात्र कारण नहीं बन सकता। अगर आप इस बात को समझेंगे कि मैं, देखिए, अगर बच्चे को स्कूल में भेजना है, कोचिंग करानी है, क्रिकेट की कोचिंग है या कुछ है, तो उसके लिए संसाधनों की तो आवश्यकता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पर क्या आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अच्छा प्रश्न बन के आ रहा है कि क्या पैसा एकमात्र कारण बन सकता है बच्चे की कस्टडी का? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह से बताया कि एक ह्यूमन माइंड को, एक ह्यूमन बॉडी को, और वो भी संभवतः जो एक माइनर चाइल्ड है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल के बच्चे की अलग अलग वक्त पे अलग अलग नीड्स होती हैं। विप्लव, अगर आप देखें कि गर्ल चाइल्ड है तो एक बहुत बड़ा डिटर्मिनिंग फैक्टर हो जाता है कि उसको अपने पिता नहीं, मदर के साथ रहने की आवश्यकता हो जाती है। ग्रोइंग एज होती है, तो जब तक वो अपनी प्यूबर्टी की एज पे अटेन नहीं करती तो संभवतः उसको अपनी माँ के पास रहना
ज्यादा सुविधा रहती है। तो मेरे जैसे मैंने आपको कहा कि पैसा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जरूर है, लेकिन सिंगल एजेंडा नहीं है, ये बात एकमात्र कारण है, ये नहीं संभव। विकास सर, जनरली देखा गया है कि एज बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। जब माता पिता पूछते हैं कि साहब किस आयु के बच्चे को, पिता के मामले में वो कहता है कि साहब किस आयु के बच्चे को मैं कस्टडी मांग सकता हूँ, क्या इसको भी एक्ट में डिफाइन किया गया है कि 5 साल, 10 साल, 15 साल वगैरह वगैरह? विप्लव, अगर आप ये देखेंगे कि हिंदू माइनॉरिटी जो गार्डियनशिप एक्ट है 1956 का, उसमें संभवतः ऑर्डिनरली माँ के पास 5 साल तक रहेगा, क्योंकि आप समझते हैं माँ एक मदर केयर गिवर होती है, बच्चे का फीड है, बच्चे का मल मूत्र है, वो जिस तरह से बच्चे को एक नवजात शिशु को रेस करना होता है, उसमें माँ का बहुत बड़ा एक योगदान है पिता के कंपेयर करने पे, तो अपेक्षा में। तो आप इस बात को देखेंगे उस वक्त, लेकिन इस संभवता का ऑर्डिनरी का मतलब ये नहीं है कि वो वहीं रहेगा। अगर मदर किसी तरह से अक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है, सपोज मेंटली डिस्टर्ब है, स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट है, मैं उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ, तो वो कस्टडी उस पीरियड में भी पिता के पास आ सकती है। तो और 5 साल के बाद बच्चा कई बार अपने आप भी उसका हो सकता है कि वो किस पेरेंट के पास रहना चाहे। और इस बात में एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा कि 5 साल तक जब माँ के पास रहता है तो ऐसा नहीं है कि पिता के विजिटेशन राइट्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पिता भी एक नेचुरल गार्डियन है बच्चे का, तो उसको संभवतः उतने ही विजिटेशन राइट हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार ही कोर्ट जिस तरह से निर्धारित करता है उस हिसाब से वो अपने बच्चे से मिल सकता है। इसमें यहाँ बच्चे का रोल एक बार ये थोड़ा सा हमें हमारे दर्शकों को डिफाइन कर दी। बच्चे की इच्छा, बच्चे की समझ अपने टुवर्ड्स मदर एंड फादर, चूंकि बच्चा माइनर है, 18 साल से कम है, तो क्या बच्चे की इच्छा अपने आप में एक सोल ग्राउंड हो सकता है, या कोर्ट उसको ये देखेगा कि माँ बाप बच्चा क्या कह रहा है? बहुत से माँ बाप होते हैं बच्चे को समझा के ले जाते हैं कि बेटे हमारा ही नाम बोलना, हमारे ही कहना कि मम्मी के पास रहेंगे या पिता के पास रहेंगे, तो कोर्ट इसको कैसे डिसाइड कर? विप्लव, इवन अप टू हाई कोर्ट ऑल्सो, आप कई बार हमने खुद देखा है कि कोर्ट ने अपने चेंबर में जज साहब ने बुलाया है, बच्चे से अकेले में बात करी है, क्योंकि जब उनको लगा कोर्ट के दौरान कि ये बच्चा कहीं ट्यूटर्ड हो सकता है और देखा जाए कि मन टटोलना जिसको कहते हैं कि बच्चा किसके पास सच में रहना चाहता है, और फिर कोर्ट ने आकर के कहा कि आप अपने बच्चे के खातिर भी एक साथ हो जाइए कि वो बच्चा कितना दुखी है कि वो आज वो उस चौराहे पे आकर के खड़ा हो जाता है, 2 राह पे, कि वो उसको संभवतः चूज करना पड़ रहा है फादर और मदर, और वो दोनों के पास ही रहना चाहता है। और कई बार ऐसा होता है कि मदर ट्यूटर करके लेके आ रही है या फादर ट्यूटर करके लेके आ रहे हैं, लेकिन जज साहब दे कैन सी थ्रू, जिस तरह हम कहते हैं कि जज को आप मूर्ख मत समझिए, वो देख सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। वो बच्चे को अकेले भी अपने चेंबर में बुला करके उससे बात करते हैं और उसके मन को टटोलने की कोशिश करते हैं, और संभवतः देखना चाहते हैं कि वो बच्चा किसके पास रहना चाह रहा है। विकास सर, पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम जिसे PAS कहते हैं, उसके अंतर्गत कोई माँ या बाप दूसरे के प्रति, यानी किसी माँ और बाप के प्रति बच्चों में इतनी नफरत, घृणा और उसके इस तरह का मानसिक तौर पर उसको कर देते हैं कि बच्चे दूसरे पक्ष के हस्बैंड या वाइफ दोनों के मामले में एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। PAS को लेकर बहुत शानदार सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। एक तो ब्रीफ में PAS के बारे में बता दीजिए और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या कहना है? जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा विप्लव, चाइल्ड कस्टडी को लेकर के, और बड़ी रीसेंट जजमेंट है रमनीश पाल सिंह वर्सेस सुगंधी की जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को उलट के, एंड दे अपहेल्ड दी फैमिली कोर्ट जजमेंट। उन्होंने कहा कि आपको हर केस को PAS में नहीं लेना है, कि आपके पास कोई भी केस आया, यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल। ये कोर्ट ने कहा कि ये बड़ा ध्यान आपको देना है कि कौन सा केस PAS के अंतर्गत है। ये नहीं कि कोई भी केस आया और बच्चे ने कोई बात बोली या कुछ हुआ तो आपने उसको लेबल कर दिया कि ये PAS पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम का केस है। उन्होंने कहा आपको बहुत ध्यान से, बहुत स्पेसिफिक एलिगेशन पे कौन सी बात है उसका ध्यान रखते हुए आपको इसमें चलना है। विकास सर, PAS के बारे में आपने बताया, लेकिन PAS को लेकर कोर्ट कितने संवेदनशील हैं, नंबर 1, और कस्टडी में PAS का कितना महत्व है? विप्लव, बिल्कुल सही। एक नया कॉन्सेप्ट आया 2024 में पेरेंटल एलिनेशन सिंड्रोम की, जहां
एक पेरेंट के पास जहां बच्चा रह रहा है, उस वो सामने वाले दूसरे पेरेंट जो नहीं साथ रह रहे और वो अगर कस्टडी के लिए बैटल कर रहे हैं तो उनके खिलाफ बोलना, तो कोर्ट काफी केयरफुल है। और मैंने जैसे आपको शुरुआती दौर में कहा कि फैमिली कोर्ट के जो जजेस हैं, जो कस्टडी के, जो गार्डियनशिप के, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के जो केसेस देखते हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड जजेस, उनको समझाया गया होता है। और वो ये नहीं है कि वो किसी भी पक्ष की बात को गॉस्पेल ट्रुथ लेकर के समझने की कोशिश, वो अपना विवेक से बच्चे से बात करके, फैमिली मेंबर से बात करके वो एक निर्णय पे पहुंचते हैं कि क्या ये पेरेंटल एलियनेटिंग सिंड्रोम है या नहीं है। क्योंकि ये बड़ा एक स्वाभाविक चीज है। अगर आपके साथ एक बच्चा 5-7 साल रह रहा है तो कोई भी माता या फादर या मदर उस बच्चे को ट्यूटर कर सकते हैं, और बच्चा कहीं ना कहीं डर के मारे भी कोर्ट में आकर के कुछ और बात कह सकता है, या अपनी पेरेंट ने जो गलत बात उसे सिखाई है उसको कंटिन्यू कर सकता है। इसीलिए इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको, हर केस को पेरेंटल एलियनेटिंग सिंड्रोम की तरह मत ट्रीट करिए। तो बच्चे का जो वेलफेयर है, जो बच्चे की, वही मूलभूत है विप्लव, वही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे की सेफ्टी, बच्चे की सिक्योरिटी, जो मैंने शुरुआती दौर में कहा, उसकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डेवलपमेंट, उसकी शिक्षा, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज, उस बच्चे का जो एक, अगर पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, उस बच्चे का वेलफेयर उन पेरेंट्स की अपने विरोधाभास, अपने झगड़ों से बहुत ऊंचा पेडेस्टल पे है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट्स का सारा, जहां पेरेंट्स अपना दायित्व ढंग से नहीं निभा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, वो बच्चों का वेलफेयर सबसे ऊपर रख रहे हैं। इस बात को समझना सबसे आवश्यक है। करेक्ट सर। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो विकास सर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। प्रश्न साफ तौर पर यह है कि चाइल्ड कस्टडी को लेके क्या हायरार्की है। मींस माँ बाप तो नेचुरल गार्जियन हो गए, इसके बाद लड़के के माता पिता, फिर या लड़की के माता पिता या उनके भाई, ये जो हायरार्की है पूरी, इसको कानून ने क्या डिफाइन किया है, नंबर 1 मेरा क्वेश्चन होगा। दूसरा, एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, बच्चा माँ के पास था और पिता अयोग्य है उस बच्चे को पालने के लिए। अब लड़की, वो जो माँ थी, वो किसी तरह, किसी एक्सीडेंट में या बीमारी से खत्म हो गई। अब उस बच्चे का वेलफेयर नाना नानी देख रहे हैं, लेकिन अब पिता कहता है कि मैं तो नेचुरल गार्जियन हूं, तो मेरा हक पहले होता है। इस तरह के मामलों में चाइल्ड कस्टडी कैसे डिसाइड की जाती है? विप्लव, नेचुरल गार्डियन होना, जैसे अब आपने अगर एक स्पेसिफिक सवाल दिया है तो उसी का जवाब दिया है कि मदर की डेथ हो गई को, और ये बहुत 2019-20 में विप्लव, ये बहुत जो कोविड-19 आया है उसमें 2020 और 2021 में बहुत ऐसे केसेस आए जहां पे ईदर ऑफ द पेरेंट डाइड, या दोनों पेरेंट की डेथ हो गई। तो क्या कस्टडी किसके पास जाए, कि बच्चे के नाना नानी के पास जाए, दादा दादी के पास जाए, या कोर्ट में ये चीजें बहुत उठ करके आई। माना स्वाभाविक कि एक नेचुरल गार्डियन की प्रथम, अगर आप ये देखा जाए कि उनकी राइट है कि बच्चे की कस्टडी और गार्डियनशिप के लिए, लेकिन कोर्ट उनसे भी आगे जा चुका है। जहाँ पे कोविड के टाइम दौरान डेथ हुई और किसी कारणवश अगर डेथ हुई बीमार से, तो अगर फादर नहीं केपेबल थे तो दादा दादी या नाना नानी के पास जो कस्टडी थी उसको बरकरार रखा कोर्ट ने, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कि फादर अगर उतने इकोनॉमिकल नहीं है, या मेंटली उतने स्टेबल नहीं है, या वो उस शहर में रहने और कस्टडी बच्चे के पास, ऐसा नहीं कर सकते कि 15 दिन बच्चे की कस्टडी नाना नानी के पास रहेगी, और ऐसा कर दिया केरला हाईकोर्ट ने, और 15 दिन फादर के पास जाएगी। उन्होंने कहा कि बच्चा का ही पूरा का पूरा ये तो विरोधाभास हो जाएगा कि वो किस तरह से अपने इमोशंस को क्या कंडक्ट करेगा, कि 15 दिन वो दादा दादी के पास है और 15 दिन नाना अपने फादर के पास है। तो कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट बात, विप्लव, घूम फिर के वही आती है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये क्लियर आपने कर दिया कि वरीयता के हिसाब से नहीं होगा, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही हमारे दर्शकों को समझना, जो लगातार कहते हैं साहब हम तो दादा दादी हैं या नाना नानी हैं या मामा मामी हैं, उनको भी उसी तरह राइट है, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि बच्चे का वेलफेयर का है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, लगातार चाइल्ड कस्टडी के मामले में जहां बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं या बड़े बड़े जजेस या वकील मिलकर इस पर चर्चा जब करते हैं, तो कहते हैं एक यूनिफाइड, एक कोई गाइडलाइन की इसमें जरूरत होनी चाहिए थी, कम से कम चाइल्ड कस्टडी के मामले में। विकास सर, आपका एक लंबा अनुभव हो गया, 4 दशक का आपका अनुभव है कई चाइल्ड कस्टडी के आप केसेस में। आपको लगता है कि कोई यूनिफाइड गाइडलाइन कोर्ट के द्वारा या संसद के द्वारा इस पर दी जानी चाहिए कि एग्जैक्ट में होगा क्या,
किसके पास वो बच्चा जाए? आफ्टर ऑल ह्यूमन ही है, तो बहुत कोडिफाइड लॉ ला करके आप सारी परिस्थितियों को तो इंक्लूड नहीं करते। मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ कि विशाखा का विप्लव आपको याद होगा, और आप लंबे समय में सुप्रीम कोर्ट कवर करते थे कि 99 की जो गाइडलाइंस बनी थी, 2014 साल लग गए उसको डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, जब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड सेक्सुअल फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट आया, और वो भी निर्भया रेप और हत्याकांड के बाद जो नया कानून आया उसके बाद ये गाइडलाइन, और उससे लेकिन आपने देखा होगा 14 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट की वो विशाखा की गाइडलाइन चलती रही। इसी तरह कि बच्चे का वेलफेयर कैसा है, किस तरह से बच्चे की कस्टडी के क्या डिटर्मिनिंग फैक्टर्स हैं, जैसे हमने बात करी कि बच्चे की सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इमोशनल, सोशल, फिजिकल, उसका बच्चे का ध्यान रखना है, उसकी भी एजुकेशन का है, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज का है, उसकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की कस्टडी किसके पास रहेगी नहीं रहेगी, ये सुप्रीम कोर्ट वक्त पे बताता रहता है, और अलग अलग जजमेंट्स में अलग अलग पैरामीटर्स दिए हैं। हाँ, स्वाभाविक बात है कि अगर कोई गाइडलाइंस आनी है स्टैट्यूट में, वो तो पार्लियामेंट ही निर्धारित करेगा, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की विवेचना को देखते हुए पार्लियामेंट में अगर कोई इस तरह की गाइडलाइंस आती है तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जहां आप ह्यूमन बीइंग से डील कर रहे हैं, आपको वो गाइडलाइंस बनाते हुए भी काफी संवेदनशील होना पड़ेगा। मतलब क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई विस्तृत ऐसी गाइडलाइन नहीं, क्योंकि हर केस अपने आप में अलग होता है, हर बच्चे अलग होता है, परिस्थिति अलग होती है, उसके माँ बाप की परिस्थिति अलग होती है। करेक्ट सर, ये बड़े इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि फाइनल वर्ड विप्लव, फाइनल वर्ड उस माइनर का ही इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा, दादा दादी नाना नानी से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और कोर्ट वो देखती भी है कि सच्चाई में बच्चा किस तरफ टिल्टेड है, उस बात को निकाल के लेके आना और समझना, यही कोर्ट की विवेचना है। विकास सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चाइल्ड कस्टडी को लेके बहुत विस्तृत में हमारे दर्शकों को समझाया। फिर भी अगर कोई प्रश्न रह जाते हैं तो लगातार मोबाइल नंबर आपका चल रहा है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात सर से बातचीत क्या आई, वो वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड है, जिसको सुप्रीम कोर्ट अपने विभिन्न फैसलों में लागू कर चुका है, कह चुका है और समझा चुका है। इसलिए चाइल्ड कस्टडी के लिए जब भी आप जाएं तो आपके मन में ये ना हो कि चूंकि मैं आर्थिक रूप से समृद्ध हूं, मेरे पास ज्यादा संपत्ति है या ज्यादा मीन्सफुल मेरे पास साधन है बच्चे को, इसलिए ही मुझे मिलेगी, ये कोई जरूरी बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।